तो मेरे बच्चों बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये है वीडियो नंबर 6 और ये लास्ट वीडियो है इस सेगमेंट का। बेसिक अकाउंटिंग टर्म के 5 वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दिए थे। मैंने आपसे वादा किया था लास्ट मतलब 5th नंबर वीडियो में कि मैं 6th नंबर के वीडियो में कंप्लीट अकाउंटिंग टर्म्स के जो भी बचे हुए एलिमेंट होंगे उनको यहां पे डिस्कस करके चैप्टर कंप्लीट कर देंगे 6 वीडियोज में। मतलब हमने काफी डिटेल में और काफी रुक रुक के काफी आराम से चीजों को डिस्कस किया है। ये लास्ट वीडियो है। आपको सारे ही वीडियोस की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। 6 नंबर का वीडियो है। इसके बाद हम किसी नए चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। बिजनेस सीरीज की क्लासेस भी पेंडिंग है, वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये है वीडियो नंबर 6 बेसिक अकाउंटिंग टर्म का और बचे हुए हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है डेटर। अब डेटर का क्या मतलब होता है ये समझना जरूरी है। डेटर मतलब जब हम कभी भी, क्योंकि हम मतलब जब भी मैं हम बोलूं तो आपको समझना है कि हम मतलब अपने आप को बिजनेसमैन ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। बिजनेस एक्टिविटी करके हम बिजनेस के अकाउंट्स ही बनाना चाहते हैं। तो हम जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेसमैन का नहीं बनाते बल्कि बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं। अब करना क्या है, अब बिजनेस से जब आप गुड्स को सेल करेंगे, मतलब आप गुड्स को बेचेंगे, तो डेफिनेटली आप वो गुड्स अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को बेचेंगे। और गुड्स बेचने के लिए गुड्स को हम 2 तरीकों से सेल्स कर सकते हैं। वो 2 तरीके हमारे पास कौन कौन से होते हैं? अगर आप गुड्स को सेल्स करते हैं और गुड्स को सेल्स करते हैं, मतलब गुड्स का मतलब भी यहां पे आपको पता चलेगा। पहले मैं आपको गुड्स का मतलब बता देता हूं फटाक से और उसके बाद हम डेटर की तरफ चलेंगे। तो गुड्स मतलब हो गया कोई भी ऐसा थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सामान जिसे आपने इसी पर्पस से अपने बिजनेस में रखा है कि आप इसको सेल्स कर देंगे। मतलब आपने उसे परचेज इसी नाम से किया था कि आप इसको रखेंगे नहीं बिजनेस में और इसको आप सेल्स कर देंगे, तो वो हमारे लिए कहलाता है गुड्स। जिसको आपने बेचने के पर्पज से ही खरीदा है, उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और सेल्स कर देंगे। गुड्स आपने पहले परचेज किया होगा 10 रुपीज में, आपने 1 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया होगा और 11 रुपीज में आपने गुड्स को बेच दिया। मतलब मामला बहुत क्लियर है कि आपने परचेज किए हुए गुड्स को प्रॉफिट ऐड करके सेल्स कर दिया। अब हम बात सेल्स की कर रहे हैं, तो सेल्स का मतलब हो गया कि जब आप सेल्स करेंगे तो आप 2 तरीके की सेल्स कर सकते हैं। पहली आप कर सकते हैं कैश में सेल्स, जिसे हम कैश सेल्स बोलते हैं। दूसरी आप कर सकते हैं क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट मतलब ये जो सेल्स है, क्रेडिट मतलब डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, इसे हम उधार वाला क्रेडिट बोलते हैं। आपने गुड्स को उधार में बेच दिया है। 2 टाइप के कस्टमर आते हैं बिजनेस में, एक जो कैश लेकर आते हैं, कैश देते हैं, आप उन्हें गुड्स देते हैं, और दूसरे वो जो कैश लेकर नहीं आते हैं और इस भरोसे में आप उन्हें गुड्स दे देते हैं कि वो बाद में आपका पैसा दे देगा। और इसी ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं क्रेडिट सेल, उधार में बेचा गया सामान, क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल जैसे ही करते हैं, मान लेते हैं आपने राम नाम के एक पर्सन को क्रेडिट सेल कर दिया है, तो राम जब तक आपके इस पेमेंट को, इस जितना भी आपने उसे बेचा है, लेते हैं कि आपने उसे 10,000 रुपीज का गुड्स बेचा है, तो 10,000 रुपीज का गुड्स आपने उसे जो उधार में बेचा है, इस 10,000 रुपीज का राम जब तक पेमेंट नहीं कर देता तब तक राम आपके लिए कहलाएगा डेटर। और जब बहुत सारे लोगों को आप गुड्स उधार में बेचेंगे, आप श्याम को, मोहन को, सोहन को, रोहन को, सबको जब गुड्स बेचेंगे तो यही डेटर ना कहला के डेटर्स कहलाने लगेंगे, तो डेटर्स हो जाएंगे। तो डेटर्स हो जाएंगे। आपको बी को साइलेंट करना है, डेबिटर नहीं पढ़ना है, डेटर्स पढ़ना है। तो डेटर्स बन गए। डेटर्स एक मतलब हमारे लिए कोड वर्ड है जिसमें हम उन लोगों की बात करते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, मतलब पैसा हमें मिलेगा क्योंकि हमने उन्हें गुड्स उधार में बेचा, तो उनसे हमें पैसा मिलना है। ये ठीक वैसा ही है कि हम अलग अलग, मैंने आपसे कहा कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, कई लोगों को आपने गुड्स बेचा है और हम सबके नाम देके और सबका टोटल करके बताएं कि राम से इतना लेना, श्याम से इतना लेना, मोहन से इतना लेना है, ये कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। आपने रिकॉर्ड किया है सबके नाम से अलग अलग, इतना टोटल गुड्स उधार में बेचा है, तो आपको उसके लिए फिर टोटल करना पड़ेगा। राम को, श्याम को, मोहन को, सोहन को, वो आपने कर रखा है। एक वर्ड में, एक लफ्ज में अगर आपको बताना है कि आपने कितनों को कितने का गुड्स उधार में बेचा और आपको कितना पैसा लेना है, इसके लिए एक सुटेबल वर्ड है आपके लिए और उस वर्ड का नाम है डेटर। तो आप डेटर के थ्रू बता सकते हैं कि भाई ये टोटल डेटर्स हैं जिनसे हमें इतना, हमने इनको इतने का गुड्स उधार में बेचा है, क्रेडिट सेल किया और इतना पैसा इनसे लेना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे क्लास में आप बैठे हुए हैं, तो एक सुटेबल वर्ड है। क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो मैं 50 स्टूडेंट्स को उनके अलग अलग नाम से नहीं बोलूंगा। मैं क्लास में जाऊंगा और मैं बोलूंगा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मतलब मैंने वहां पे कोड वर्ड बनाया हुआ है स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स बोलूंगा तो सारे समझ जाएंगे कि हमारे बारे में बात चल रही है। ठीक ऐसे ही मैंने डेटर्स एक सुटेबल टाइटल बनाया है और डेटर का मतलब हो गया, मैंने आपसे कहा कि राम मेरा डेटर है और ऐसे बहुत सारे राम, श्याम, मोहन जैसे जिनको मैंने गुड्स बेचा अपने कस्टमर्स को, इनसे मिलकर डेटर्स बन जाता है। और डेटर्स मतलब होता है उधार में जिनको बेचा, जिनसे हमको पैसा लेना है, तो ये हमारे लिए डेटर कहलाते हैं। चलिए डेटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब डेटर के अलावा भाई मैंने राम, श्याम, मोहन को गुड्स बेच दिया
और राम को गुड्स बेचा, उसने बोला कि 7 दिन में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, राम का पेमेंट 7 डेज में आ जाएगा। लेकिन वहीं मैंने श्याम को गुड्स बेचा है, वहीं मैंने मोहन को गुड्स बेचा है। अब इन दोनों को गुड्स मैंने बेचा है, इन लोगों ने कहा है कि भाई हम पेमेंट जो करेंगे वो 1 मंथ में करेंगे, 1 मंथ में इनकी पेमेंट आएगी। अब 1 मंथ में पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे केस में मैं क्या करता हूं, अपनी पेमेंट को सिक्योर करता हूं, कुछ लिखा पढ़ी कर लेता हूं, और जब मैं इसी पेमेंट को, कि मैंने किसी को गुड्स उधार में बेचा है और उससे कुछ रिटर्न ले लेता हूं कि वादा करो, प्रॉमिस करो कि तुम 1 महीने के बाद मेरा पैसा वापस कर दोगे, और मैंने उससे इस चीज के लिए कहीं रिटर्न लिखवा लिया है, उसके सिग्नेचर ले लिए हैं, उसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो पॉइंट नंबर 2 है बिल्स रिसीवेबल। ये वही डेटर है, उनका एक्सटेंडेड फॉर्म है कि जब आपने किसी को गुड्स बेचा तो पहले बने डेटर, यहां पे राम श्याम जैसे डेटर्स बन गए हैं, और अब इन डेटर से अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि अगर हम रिटर्न कहीं लिख लेते तो हमारे पास एक ऑथेंटिक प्रूफ भी हो जाता है कि इस पर्सन से इतना लेना है। कल को अगर वो बिना लिखा पढ़ी कि आपने कहीं पे उससे रिकॉर्ड दे रखा है और वो पैसा देने से मना कर देते तो आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने एक वहां पे रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेन कर लिया है और उसमें सिग्नेचर ले लिए हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, एक्चुअल में होता ये है स्टैम्प पेपर में, स्टैम्प पेपर में आप इसे करते हैं और उसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इतना ही समझिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक सेपरेट चैप्टर भी है आपके लिए, जिसमें मैं आपसे खोल के बात करूंगा। यहां पे ज्यादा बात करके अभी कुछ वैसे ज्यादा समझ में आएगा नहीं। तो सिंपल आपको 2 चीजें समझा गई कि क्रेडिट सेल करते हैं, कैश सेल्स में किसी से कोई मतलब नहीं है। कैश सेल्स में तो आपके पास कैश आएगा और आपके पास से गुड्स चला जाएगा, दैट्स इट। लेकिन क्रेडिट सेल आपने किया है, आप गुड्स को बेचेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपको ऐसे डेटर मिल जाएंगे बहुत सारे नाम से, और इनको आपको रखना होगा, और इनको पेमेंट सिक्योर करने के लिए आप इनको, इनके साथ में एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, कितने दिन में पैसा दोगे, तो उसे हम डेटर और बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है भाई? ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। हमें बिजनेस में कितना रिसीव्ड करना है। रिसीवेबल का क्या मतलब हो गया? नॉट येट रिसीव्ड, जो अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ उसे हम रिसीवेबल कहते हैं। तो टोटल हमें इनसे अभी इतना पैसा रिसीव करना है, चाहे वो डेटर हो और चाहे वो बीआर हो। अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं, हम इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ट्रेड मतलब हमारे बिजनेस में कितना पैसा हमें लेना है जो हमने गुड्स को उधार में बेचा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 डेज में पेमेंट कर देगा राम, तो मैंने राम से कहा तुम्हें लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं यार, तुम ऐसे ही ले जाओ, 7 दिन में पेमेंट कर जाना। लेकिन वहां पे श्याम और मोहन से मैंने कहा तुम्हारा 1 महीने का पेमेंट है, तो तुम लोग 1 महीने में पेमेंट दे जाना। तो राम और जो यहां पे श्याम और मोहन है, अल्टीमेटली ये डेटर के भी एक ऊपर के वर्जन में चले गए हैं, जिसे हम बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल और डेटर दोनों को जब मिला देते हैं तो हमारे पास में बन जाता है कि हमें कितना पैसा रिसीवेबल है जो अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है। द अमाउंट विच इज नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड रिसीवेबल। तो वो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएगा। मतलब आप कॉम्बिनेशन कर दीजिए इसका और इसका, तो ये बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में, क्रेडिटर्स की तरफ में। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 को रोक देते हैं। पहले मैंने एक और पॉइंट यहां पे लिखा है, मैं जरा उसे ढूंढ लेता हूं। ये मिल गया पॉइंट, लिखा है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का क्या मतलब होता है, इसे लगे लगे में समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि राम को आपने गुड्स बेच दिया इस वादे के साथ कि राम ने वादा किया था कि 7 डेज में पेमेंट कर जाएगा। 7 डेज बाद राम नहीं आया, मैंने अगले नेक्स्ट 7 डेज वेट कर लिया, राम फिर भी नहीं आया। ऐसा करते करते मैंने इतना सारा टाइम वहाँ पे राम के इंतज़ार में खर्च कर दिया कि अब मुझे पूरी उम्मीद हो गई है कि राम पेमेंट करने नहीं आएगा। राम मेरे बिजनेस का डेटर है जिससे मुझे पैसे लेने हैं। काफ़ी वेट करने के बाद जब राम अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करना है, ऐसे में मैं राम को बोलूँगा कि राम बुरा डेटर है। बुरा डेटर क्योंकि जितना उसने कमिटमेंट किया था, जो पैसा देने का, जो उससे मैंने उधार में बेचा था, राम पेमेंट नहीं कर पा रहा है। राम मेरे लिए अब बुरा डेटर हो जाएगा। और इसी बुरे डेटर को हम, बुरे डेटर को या बैड डेटर ना बोल के बैड डेब्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स का मतलब होता है वो डेटर्स जिन्होंने अपने कमिटमेंट को, जो उन्होंने टाइम पीरियड मांगा था, उसमें पेमेंट नहीं किया और उड़नछू हो गए। उड़नछू हो गए मतलब वो गायब हो गए हैं, अब आते नहीं बिजनेस में। वो तो लेके सामान चले गए, अब दिखते ही नहीं है ना। तो वो ये हो गया, ये हमारे लिए बुरे डेटर हो गए, जिसे हम शॉर्टकट में या अकाउंटिंग लैंग्वेज में बैड डेब्ट्स बोलते हैं। बैड मतलब बुरे, डेब्ट्स मतलब डेटर जिनसे पैसा लेना था। और बैड डेब्ट्स जो होता है ये हमारे लिए टोटली लॉस होता है, क्योंकि हमने तो उनको गुड्स 10,000 का इस भरोसे में बेच दिया ना कि हमसे इनसे पैसा मिलेगा, अब वो पैसा देने नहीं आए। ऐसे केस में जो बैड डेब्ट्स है ये मेरे लिए टोटली कहलाता है लॉस। ये लॉस हो गया है मेरे साथ में,
क्योंकि डेटर ने मुझे टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो ये मेरी लॉस है। तो एक ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पे लगे लगे में बता दिया। अब हम बात करेंगे क्रेडिटर्स की, जस्ट वाइस वर्सा, हम जस्ट इसको उल्टा कर दें कि हम गुड्स को सेल्स ना करें, बल्कि हम गुड्स को क्या करें, गुड्स का परचेस करना शुरू कर दें। चलिए हाँ, ये भी करके देख लेते हैं। अभी तो गुड्स का सेल था, तो डेटर बने, BR बने, और ट्रेड रिसीवेबल्स बने, और बैड डेट्स बने। लेकिन अगर हम गुड्स को परचेस करते हैं, क्योंकि पहले तो गुड्स को परचेस ही करना पड़ेगा ना, अब गुड्स को परचेस करेंगे, क्योंकि हम गुड्स को परचेस करते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और गुड्स को सेल कर देते हैं। हमने परचेस को भी दो तरीके से देखा, कैश परचेस, क्योंकि हमारे पास में भरपूर कैश थी, हमने कैश में परचेस कर लिया, और हमारे पास कैश नहीं था तो हमने गुड्स को क्रेडिट में परचेस कर लिया, जो कि एक नॉर्मल हमारे इंडियन प्रैक्टिस में तो ज़्यादा उधार में ही काम चल रहा है। हमने गुड्स को क्रेडिट में परचेस कर लिया, कैश में परचेस कर लिया, देन नो नीड टू वरी। आपने कैश में परचेस किया है, आप अपने बोरे में भर के कैश ले गए थे, आपने कैश दिया, गुड्स ले आया, मामला खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने गुड्स को क्रेडिट में परचेस किया है तो अब आप लाइबल हैं, मतलब कि आप हम बिजनेसमैन लाइबल है कि वो जिससे भी उसने गुड्स परचेस किया उसको वो पेमेंट करे। अब पेमेंट करे, मान लेते हैं इस केस में मैंने मोहन से गुड्स परचेस किया है, यहां लिख देता हूं मैं, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन। मैंने मोहन नाम के एक पर्सन से गुड्स परचेस किया है उधार में ₹10,000 का। ये मैंने उधार में परचेस किया है मोहन से। मैंने मोहन से परचेस करने के बाद मोहन को पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ऐसे केस में ये मोहन को मैं पेमेंट करूंगा और मोहन मेरा कहलाएगा क्रेडिटर। ये लीजिए, मोहन मेरा क्रेडिटर कहलाएगा। फिर वही बात, मैं गुड्स को सिर्फ मोहन से परचेस नहीं करूंगा, मैं कभी गुड्स को मोहन से परचेस करता हूं, कभी मैं गुड्स को सोहन से परचेस करता हूं, कभी मैं गुड्स को रोहन से परचेस करता हूं। यहाँ पर रोहन, सोहन और ये मोहन कलेक्टिवली मेरे लिए कहलाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब एक और क्रेडिटर्स मतलब बहुत सारे, जिनको मुझे पेमेंट करनी है। अब जब मुझे पेमेंट करनी है तो कलेक्टिवली वही वाली कहानी हो गई ना कि स्टूडेंट और अलग अलग स्टूडेंट के नेम से, तो इंडिविजुअली मैं इन्हें नाम से बोलूँगा, लेकिन कलेक्टिवली मैं अगर एक बार मैं बोलना चाहूँ तो मैं उनको क्रेडिटर्स बोल सकता हूँ, जिनसे कितना कितना पैसा मुझे देना है ये मुझे पता चल सकता है। तो ये क्रेडिटर्स आपको समझ में आ गया। क्रेडिटर्स के नीचे लिखा है बिल्स पेबल। ये ठीक वैसा ही है जैसे डेटर के बाद बिल्स रिसीवेबल था। बिल्स रिसीवेबल वो था जिसमें हम अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए उनसे रिटर्न में लिखवा ले रहे थे कि भैया लिख दो, साइन कर दो, सिग्नेचर कर दो कि तुम पेमेंट कर जाओगे, अदरवाइज वहां तो पैसा डूब भी गया था। तो यहां पर भी यही हो रहा है, हमने जिससे गुड्स परचेस किया है वो हमसे लिखवा रहा है। हमने भी तो किसी से गुड्स परचेस किया तो वो हमसे लिखवा रहा है कि भाई लिख के दे दो कि हम तुम्हें उधार में बेच रहे हैं, तुम पेमेंट कर जाओगे। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने ये डिक्लेरेशन दिया है, मैंने ये प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं आपका पेमेंट इतने दिनों के बाद कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे गुड्स को उधार में परचेस किया है और एक लायबिलिटी मेरे ऊपर बन गई है यहाँ पर 10,000 रुपीज़ की। ऐसे बहुत सारी लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट आपको करना है। तो आपने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया जिस डॉक्यूमेंट में आपको एक पेमेंट करनी है। अभी आपने पेमेंट की नहीं, मतलब आपने पेड नहीं किया है, वो अमाउंट पेबल है, और एक बिल में, एक कागज के टुकड़े में, एक स्टैम्प पेपर में आपने साइन कर दिया है, उसे ही हम कहते हैं बिल्स पेबल, शॉर्टकट में बीपी कहते हैं। तो बिल्स पेबल जो है वो क्रेडिटर का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्रेडिटर्स को सिक्योर करने के लिए उस पार्टी ने जिससे हमने गुड्स परचेस किया है उसने हमारे लिए एक बिल नोट इशू कर दिया है और उसमें हमने सिग्नेचर कर दिए हैं, ये प्रॉमिस कर दिया है कि हम आपका पेमेंट करेंगे, हम आपके क्रेडिटर हैं। तो क्रेडिटर का ही हमारे लिए एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल और अगर क्रेडिटर्स को टोटल मिला दें तो हम ये बता सकते हैं अपने बिजनेस में कि हमें किसे कितना देना है। तो टोटल ऑफ क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। बिजनेस मतलब ट्रेड, तो ट्रेड में कितना देना है, टोटल देनदारी कितना हमें पैसा देना है वो हमें पता चल सकता है। गुड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ें हम इसीलिए परचेस करते हैं कि उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल्स कर देंगे, उसे हम गुड्स कहते हैं। गुड्स की बात हो गई। अब कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट का क्या मतलब होता है? तो कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपको याद रखना है। और कॉस्ट अगर हमें पता नहीं है किसी गुड्स की तो हम गुड्स का सेल नहीं कर पाएंगे। वजह क्या हो सकती है भाई? जब हमें कॉस्ट पता होगा, मान लेते हैं हमको वो गुड्स 100 रुपीज़ में पड़ा, मतलब वो हमें कितने में पड़ा है, हमने उसे कितने में परचेस किया है, और जब तक हमें कॉस्ट नहीं पता होगा तो कॉस्ट का ही एक सर्टेन परसेंटेज, मान लेते हैं हमने बोला कि भाई जितना कॉस्ट है इसका 10% हम ऐड करके प्रॉफिट और हम गुड्स को सेल करेंगे। तो जब आपको ये पता नहीं होगा तो आप प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे?
तो 100 रुपीज़ का 10 मतलब 10, तब जाके आपकी सेल्स बनेगी और वो कहलाएगी आपके लिए 100 + 10। तो ये हो गया। तो आपको कॉस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट का ही एक बेस जो होता है वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर कॉस्ट का क्या मतलब हो गया? कॉस्ट का मतलब हो गया वो सारे खर्चे जो गुड्स को परचेस करने के बाद आपने खर्च किए हैं, वो सब आपको कॉस्ट में ऐड कर देना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर आप किसी बिजनेस की एसेट्स को परचेस करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स उसे हम बोलते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है ये अगर आपको अच्छे से जाना तो प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एसेट जिसे हम बिजनेस में परचेस तो करते हैं, उसका सेल्स नहीं करते, इसीलिए उसे हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, गुड्स नहीं बोलते, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस में आती है और हमारे बिजनेस के यूज के लिए जाती है। बिजनेस में रखा हुआ काउंटर, शटर, बिल्डिंग, लगा हुआ एसी, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब बिजनेस में हम अपने बिजनेस के यूज के लिए रखते हैं, उसे हम सेल्स नहीं करते। लेकिन क्योंकि आपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेस किया है, उसको परचेस करने के बाद में इतने भारी भारी मशीनरीज आपके बिजनेस में आई हैं, उसको उठाने के लिए लेबर लगे होंगे, उसको लाने के लिए आपको ट्रक लगा होगा, आपको बहुत सारे और खर्चे पेमेंट करने पड़े होंगे, तो इन खर्चों को भी उस मशीनरी के कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। मतलब जितने की मशीनरी थी 1 लाख की मशीनरी और अलग से छुटपुट खर्चे मिला के 5000 रुपीज, तो आपको बताना है कि आपकी मशीनरी की टोटल कॉस्ट 1,05,000 है। तो ये हो गया मशीनरी की बात। ठीक ऐसे अगर हम गुड्स की बात करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के अलावा गुड्स की बात करते हैं कि गुड्स लाए हैं इसी उद्देश्य से, इसी एम से लाए कि इसमें प्रॉफिट करके बेच देंगे, लेकिन गुड्स आप मार्केट से लेके आए, अब 100 बॉक्सेस थे, आप अपने सिर में तो रख के लाएंगे नहीं, आपने ट्रक कर लिया, रिक्शा कर लिया, ऑटो कर लिया, उसमें रख के लाए, उसमें आपने खुद से तो उठाएंगे नहीं, आप लेबर लगेंगे, लेबर का पेमेंट करना है, ट्रक वाले का या कैरिजेस का, फ्रेट का आपको पैसा देना है, तो इन खर्चों को ऐड कर दीजिए उसमें और उसके बाद निकालिए आप अपने बिजनेस की वहां पे कॉस्ट। अगर आपको गुड्स बेचने के लिए ऐड करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, सेल्समैन अपॉइंट करने हैं, आप उन्हें कितनी सैलरी देंगे, आपके एडवर्टीजमेंट में, विज्ञापन में कितना खर्चा होगा, इनका भी कैलकुलेशन करिए और ऐड कर दीजिए कॉस्ट में। तो कॉस्ट एक अच्छा एलिमेंट है जिसमें हम अपने अब तक के खर्चे, मतलब गुड्स बेचने के पहले तक के जो भी खर्चे हैं सबको ऐड कर दीजिए और फिर निकालिए कॉस्ट। और कॉस्ट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे लिए चीज़ें, उतना प्रॉफिट ऐड होकर बिकेगा। तो कॉस्ट है, हमेशा कॉस्ट को कम करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी तो चीज़ें ज़्यादा रेट पे बिकेंगी, और ज़्यादा रेट पे चीज़ें बिकेंगी तो कंज्यूमर चीज़ें चाहता है सस्ते रेट पे। तो कई ऐसे भी लोग होंगे स्मार्ट लोग जो कम रेट पे कम कॉस्ट करके, किसी ट्रिक को यूज़ करके, बहुत सारी ट्रिक्स है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट को कम रखने की कोशिश करिए और कॉस्ट में उन सारे खर्चों को ऐड कर दीजिए जो खर्चे हो गए हैं उस गुड्स को बिजनेस तक में सर्वाइव करने के लिए। तो ये हमारे लिए कहलाता है कॉस्ट। गुड्स की भी कॉस्ट होती है, फिक्स्ड एसेट्स की भी कॉस्ट होती है, और कॉस्ट होती है सर्विसेज की भी। मैं यहाँ पे आपको सर्विस दे रहा हूँ, एक डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ड्राइवर, एक पायलट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक लॉयर, ये सब सर्विस दे रहे हैं और सर्विसेज की भी कॉस्ट होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्च हो रहा है, इसके अलावा व्हाइट बोर्ड है इसका खर्च हो रहा है, ये व्हाइट जो मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ इसमें इंक का खर्च हो रहा है, मेरा डेटा खर्च हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ऐड करके, ये जो टाइम मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ इसका खर्च हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ऐड करके मुझे अपने गुड्स की कॉस्ट, मतलब सर्विसेज जो रेंडर्ड कर रहा हूँ, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी कॉस्ट निकाल लेनी है और उसके बाद उसमें प्रॉफिट ऐड करना है। तो ये कहलाता है कॉस्ट, जो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए होती है। वाउचर है पॉइंट नंबर 9, और वाउचर का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, मान लेते हैं ये व्हाइट बोर्ड है, इसे मैं मार्केट से परचेज करके लाया था और अब इसका मुझे पेमेंट करना है। अब पेमेंट करना है तो इसका बिल मेरे पास में है, तो पेमेंट कर तो दिया मैंने पेमेंट भी कर दिया। ये मान लेते हैं 5000 रुपीज़ का व्हाइट बोर्ड था तो मैंने 5000 पेमेंट कर दिए। अब मुझे इस 5000 रुपीज़ को अपने बिजनेस के खर्चे में दिखाना है, तो बिजनेस के खर्चे में जब मुझे 5000 रुपीज़ दिखाना होगा तो मैंने अपने बिजनेस के खर्चे को ऑथेंटिक, ऑथोराइज प्रूफ करने के लिए कि इसको कोई अप्रूव करेगा, मैंने वहाँ पर वाउचर, मतलब एक सिंपल प्लेन कागज़ के टुकड़े में अपने फर्म, अपने बिजनेस का नाम लिखवा लिया है, फर्म बिजनेस का जो भी नाम है आपको वो लिखवा लेना है, और उसमें आपको उस खर्चे की जो उस बिल में डिटेल लिखी है उस बिल से कॉपी करके आपको उस कागज के टुकड़े, जिसे हम वाउचर बोल रहे हैं, कितने क्वांटिटी का है, कब परचेज हुआ है, किससे परचेज हुआ है, टोटल अमाउंट कितना है, कितना डिस्काउंट, और अंतिम में लास्ट में कि कितना आपको पे करना है, तो ये सब डिटेल उसमें लिख दीजिए। और उसी बिल के साथ में, इस व्हाइट बोर्ड का जो बिल मिला था उसके साथ में उसको स्टेपलर कर दीजिए और फाइल में रख लीजिए। इसे ही हम कहते हैं वाउचर। तो वाउचर इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ, हमारे बिजनेस में हमने इस एक्सपेंसेस को अप्रूव्ड करने के बाद ही अपने अकाउंट्स में इस खर्चे को लिया है, तो वो कहलाता है हमारे लिए वाउचर। अब बात है डिस्काउंट की। डिस्काउंट लेना बहुत अच्छा है, देने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन हमें देना भी पड़ता है। डिस्काउंट का मतलब होता है अगर हमें मिल रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट, और अगर हम दे रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है। डिस्काउंट का मतलब हो गया कि हम डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हैं और डिस्काउंट का हमें पेमेंट भी करना होता है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम डिस्काउंट को रिसीव करते हैं तो इसे डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं, पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट को अलाउड बोल सकते हैं कि हमने डिस्काउंट को अलाउड किया। डिस्काउंट
ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करूंगा, बेसिक टर्म है, क्योंकि डिस्काउंट को आपको भी आगे जाके कंप्लीट चैप्टर में पढ़ना है। डिस्काउंट को क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो डिस्काउंट हमारे पास दो तरीके का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट जितने का था गुड्स उससे कम में मिल गया। 100 रुपीज़ का गुड्स था लेकिन लिखा था 10% डिस्काउंट, तो 100 का 10% मतलब 10 रुपीज़ एट द रेट 10%, तो आपको वो गुड्स 90 रुपीज़ में पड़ गया। अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको 100 नहीं पेमेंट करें, 90 पेमेंट करने, मतलब यहाँ पे आपने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, मतलब आपके लिए हो गया प्रॉफिट। लेकिन अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं तो आपको 100 में सेल करना था, आपने उसे 90 में किया तो आपको 10 रुपीज़ कम मिले और आपको 10 रुपीज़ कम मिले, मतलब आपके लिए डिस्काउंट हो गया लॉस। तो दोनों ही तरीके का हो सकता है और डिस्काउंट होता है दो तरीके का, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो बिजनेस में दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे बिजनेस से जुड़ सकें, और कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि कस्टमर हमें टाइम पे उस डिस्काउंट थोड़ा सा लेने के चक्कर में, ज़्यादा लेने के चक्कर में, कि अगर अभी पेमेंट करोगे तो 10 रुपये छोड़ दूंगा, 90 रुपीज़ देना, 10 रुपये का कैश डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो इस लालच में मुझे बाकी का रेस्ट अमाउंट तुरंत देगा ना, तो तुरंत पेमेंट रिसीव करने के लिए मैं डिस्काउंट देता हूँ, लालच देता हूँ कि आओ और डिस्काउंट दे रहा हूँ, और वो पेमेंट जल्दी कर देता है। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट होते हैं, इतना ही समझिए, दो डिस्काउंट होते हैं। इसके बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और पूरी मैं आपको बात बताऊंगा जब हम इसके सुटेबल जगह पे पहुंच जाएंगे आने वाले समय में। तो ये डिस्काउंट है। इसके अलावा डिस्काउंट शायद 2 बार हो गया है। इसके बाद है जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। नहीं, जीएसटी का ये मतलब नहीं होता है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो तो हम लोग जब मैसेज करते हैं अपने फ्रेंड्स को रात में तो जीएसटी लिख देते हैं, मतलब कि गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर लिख देते हैं। और नहीं लिखा है तो आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आज अपने फ्रेंड को लिख के भेजिएगा, वो पूछेगा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताइएगा भाई गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम बात करने वाले हैं, हम तो कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं ना, हम तो हर चीज़ में फ़न ढूंढते हैं, हमने अपनी पढ़ाई में भी फ़न ढूंढ लिया, और यहाँ पर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के पहले जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो गुड्स मतलब सर्विसेज, मैंने आपसे बताया या तो बिजनेस गुड्स का हो या तो सर्विसेज का हो, दो ही चीज़ों का पूरे वर्ल्ड में बिजनेस हो रहा है। इसके ऊपर में हम जो सरकार को टैक्स का पेमेंट करेंगे वो हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। टैक्स जो हमें देना पड़ता है किसे, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, और टैक्स जो होता है वो दो तरीके का टैक्स होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, ये होता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया एक ऐसा टैक्स डायरेक्ट मैं सरकार के पास जाके जमा नहीं करता हूँ। एक बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होते ही वहाँ पे टैक्स पेयर बन जाता है, क्योंकि उसे हम डायपर पहनाते हैं, उसे हम पाउडर वाला दूध पिलाते हैं, उसे हम नए कपड़े पहनाते हैं जिनमें ऑलरेडी जीएसटी लगा होता है, टैक्स लगा होता है। तो बच्चा पैदा होते ही टैक्स के पेमेंट करना शुरू कर देता है, उसे पता नहीं चलता है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन वही टैक्स मैं लेके जाऊँ और इनकम टैक्स की या सरकार के टैक्स के ऑफिस में जाके जमा करूं, डायरेक्ट जमा करूं कि मेरा टैक्स है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों तरीके के टैक्स होते हैं, लेकिन आपको समझना है कि जो जीएसटी है ये है बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम डायरेक्ट सरकार के पास जमा नहीं करते। ये मार्कर मैंने परचेस किया, इसमें टैक्स लगा रहा होगा, तो ये मैंने दुकानदार को दिया, मैंने गवर्नमेंट को नहीं जमा। फिर जो उस दुकानदार ने जिससे परचेस किया होगा उसको दिया होगा, और फिर जिसने उससे परचेस किया होगा वो वहाँ देगा। इनडायरेक्ट वे में सरकार के पास जो टैक्स पहुँच रहा है इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। टैक्स चाहे डायरेक्ट हो और चाहे इनडायरेक्ट हो, ये सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए होता है रेवेन्यू। सरकार की कमाई टैक्सेस से होती है, और सरकार जो कमाई करती है टैक्सेस से उसे हमारे और आपके लिए ही खर्च कर देती है। सरकार रोड बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, स्कूल बनवाती है, बहुत सारे काम सरकार करती है। ये उन्हीं पैसों से करती है जो हमने उन्हें टैक्स के फॉर्म में दिया है। तो ये है हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम गुड्स या सर्विसेज का बिजनेस करेंगे, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज जो हम सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में देंगे, उसे हम कहते हैं जीएसटी। इसके अलावा लाइव स्टॉक का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया कि हम गुड्स का बिजनेस करते हैं। गुड्स मतलब टेंजिबल थिंग जिसे हम बिजनेस में लगाते हैं और बिजनेस करते हैं। लेकिन यहां पर लाइव स्टॉक का मतलब हो गया कि हम अपने बिजनेस में एनिमल्स को यूज़ करते हैं। हम हॉर्स यूज़ करते हैं, बैफलो यूज़ करते हैं, काऊ को यूज़ करते हैं, और भी कोई जानवर होंगे जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो आपको वहाँ पे हॉर्स अकाउंट डेबिट या काऊ बैफलो अकाउंट डेबिट नहीं कर देना है। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री पास करनी है, जो रिकॉर्डिंग करनी है किसी भी एनिमल के लिए जिसे आप बिजनेस में एज ए एसेट यूज़ करते हैं, कि आप उसका यूज़ करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ऐसे में आप उस एसेट को, उस एनिमल को आप यहाँ पे लाइव स्टॉक बोलेंगे। इतना ही समझना है आपको। लाइव स्टॉक मतलब किसी एनिमल को बिजनेस पर्पज से बिजनेस में यूज़ करना, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एनिमल का नाम ना लिख के हमें लाइव स्टॉक से उसे जानना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि बिजनेस करने के बाद में आपने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया।
हमने 2 साल बिजनेस किए, 2 साल के बिजनेस में हमारे पास जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, वो 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। अब नियर फ्यूचर में इस 1 करोड़ रुपीस का हमें कोई यूज नहीं दिखाई दे रहा, तो हमने बोला यार 1 करोड़ रुपीस हमारे बिजनेस में रखा रहेगा, इससे कहीं कुछ होगा तो नहीं। हमने उस 1 करोड़ रुपीस में से मान लेते हैं 20 लाख रुपीस को रख लिया इमरजेंसी के लिए, और रेस्ट जो हमारे पास में 1 करोड़ में से 80 लाख रुपीस है, इसे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मतलब इस लालच में कर दिया कि अगर ये बिजनेस में ही रखा रहेगा तो 80 लाख रुपीस ही रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे इन्वेस्ट कर देता हूं तो इन्वेस्ट करने से मुझे इस 80 लाख रुपीस में से अगर मैंने बैंक में भी रख दिया या कहीं रख दिया तो उसका मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, या मैंने कहीं शेयर में, कहीं होता है ना स्टॉक मार्केट में शेयर वगैरह में पैसा लगा दो तो बहुत सारा पैसा मिल जाता है। तो थोड़ा रिस्क लेके मैंने ये सब काम कर दिया और मुझे ज्यादा बेनिफिट हो गया, इसे मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसे हम बिजनेस के एक्सेस फंड जो कि बिजनेस में रखा था उसका कोई यूज नहीं था, नियर फ्यूचर में उसके साथ हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। बेड डेट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। सॉल्वेंट का मतलब होता है आप बिजनेस कर रहे हैं और आप कैपेबल हैं कि आपके पास जितने की बिजनेस में, अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है, हम गुड्स को उधार में खरीद लाते हैं तो हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है, लेकिन वहीं हमें किसी से पैसा भी लेना होता है। तो एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा बराबर होती हैं। इसको अभी हम जब जनरल एंट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एसेट्स लायबिलिटी इक्वल होती हैं। अगर आपकी एसेट्स और लायबिलिटी में से लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए कि आप बिजनेस के सारे खर्चे काटने के बाद में अभी भी आपके ऊपर बहुत सारे खर्चे हैं, आप लायबिलिटी, आपको बहुत सारे लोगों को पैसा देना है और बिजनेस में तो अब इतना कैश भी नहीं है, अगर बिजनेस की सारी एसेट्स बेच भी दी जाएँ तो भी इतना पैसा नहीं है कि आप जो बाहर हमारे आउटसाइडर खड़े हैं, जो हमें पैसा हमसे लेना है, जिनको हम उनको पेमेंट करेंगे, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर वहां पे हम कहला जाते हैं इनसॉल्वेंट। अगर हमारे पास है, फेवरेबल कंडीशन है, हम उनको पेमेंट कर सकते हैं, तो हम कहलाएंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट कहने का मतलब यह है कि सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट, हम अगर मान लेते हैं कि राम है और राम को पेमेंट करना था, अब उसके पास पैसे नहीं, उसने सारी बिजनेस की एसेट बेच दी, तो भी वो अब लास्ट में उसको 1 लाख रुपए कम पड़ रहा है। ऐसे में उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं कर दिया, उसे फांसी नहीं हो जाएगी। जो भी पर्सन, जैसे मान लेते हैं श्याम को राम से पैसा लेना था, तो श्याम कोर्ट में केस कर देगा कि राम ने मुझे पैसा नहीं दिया। तो जब वहां पे कोर्ट पूछेगी राम से कि तुमने पैसा क्यों नहीं दिया, तो राम बोलेगा कि सर मैंने तो सब बेच दिया, फिर भी मैं पैसे का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे केस में अब उसे हम फांसी की सजा नहीं सुना देंगे, तो कोर्ट बोलेगी कि तुम्हारे नाम के पहले मैंने इंसॉल्वेंट वर्ड लगा दिया क्योंकि तुम अब लायबिलिटी का पेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहे हो। तो एक इंसॉल्वेंसी एक गंदा वर्ड है जिससे बचना चाहिए, हमें लगाने से बचना चाहिए। टाइम पे पेमेंट करते रहिए, हिसाब किताब को तगड़ा रखिए, बढ़िया रखिए, तो आप कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। एंटिटी का सिंपल मतलब है यार, देखो एंटिटी का मतलब होता है जिस भी मोबाइल फोन को आप यूज करो ना, तो जो ब्रांड नेम है, जो कंपनी का नेम है, उसे हम एंटिटी कहते हैं। सैमसंग, एलजी, वोडाफोन, है ना, जैगवार, मर्सिडीज, मारुति, शेवरलेट, महिंद्रा, ये सब आपके लिए कहलाते हैं एंटिटी, और ये अपने बिजनेस को इसी तरीके से चलाते हैं। तो एंटिटी है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स है, 18 पॉइंट है, और अब आप राहत की सांस ले लीजिए क्योंकि जितने भी ज़रूरी टर्म्स थे, अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारे लिए आगे अकाउंट्स बनाने के लिए काम आएंगे, मैंने आपसे उनके बारे में डिटेल में छोटे छोटे वीडियोज़ बना के डिस्कशन किए हैं। ऑलमोस्ट 40 के आसपास हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्म्स का डिस्कशन कर लिया है, और अब है नेक्स्ट वीडियो में जाने की तैयारी। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप वीडियो सारे अच्छे से एक बार देख लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, इसके पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ाया था अकाउंट्स का, दोनों वीडियोस की तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब हम धीरे धीरे टेक्निकल चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, और आपको अपना ख्याल रखना है, वीडियो देखते रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग कम करते हैं, मुझे तकलीफ होती है, करिए करिए करिए, और मेरे मोटिवेशन को, मेरे इस जोश को ऐसे ही बना के रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।